चाहता हूँ मेवाती समाज के लोगों को कि आज जब आवाजें बंद होती जा रही हैं, जबान चुप होते जा रहे हैं, तब मेवाती समाज के लोग यहाँ जंतर मंतर पर इकट्ठा होके जिस तरह का भीड़ तंत्र और जिस तरह की हत्याएं देश में हो रही हैं उनका विरोध कर रहे हैं और सांप्रदायिक सौहार्द के लिए, सांप्रदायिक एकता के लिए वो अपनी तरफ से लगातार कोशिश कर रहे हैं। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में इतिहास पढ़ाने के नाते कुछ इतिहास की बातें एक दो दोहराऊंगा जो आज की तारीख में हमारे देश में लगातार प्रचारित की जा रही है। एक बादशाह था औरंगजेब। औरंगजेब के बारे में इतना सारा गलत मिथ्या प्रचार पिछले दिनों में, पिछले 2-3 सालों से शुरू हुआ है, जो इतिहास के लोगों को तो कम से कम इतिहास के लोगों के लिए समझ से परे। काशी विश्वनाथ मंदिर का उदाहरण बहुत ही प्रसिद्धता के साथ आज दिया जाता है कि औरंगजेब ने वो मंदिर तोड़वा दिया था। साथियों, आपको पता था कि उस मंदिर पे जब हमला किया गया तो उसका कमांडर कौन था? मान सिंह उसका कमांडर था। और राजस्थान के जो लोग हैं और कछवाहा राजपूतों के बारे में जो जानते हैं, कछवाहा राजपूतों से ज्यादा कट्टर वैष्णव धर्म को मानने वाले लोग शायद इस देश के अंदर नहीं है। मान सिंह ने अपनी डायरी लिखी, विवरण लिखा। उसने लिखा कि किस तरह से औरंगजेब के शासन के विरुद्ध विद्रोह करने वाले लोग उस मंदिर में छुपे हुए थे। अब सवाल ये है कि ये लड़ाई शासन और सत्ता का था। ये लड़ाई कोई हिंदू और मुसलमान की लड़ाई नहीं थी। ये कोई दो धर्मों के बीच का संघर्ष नहीं था जिसको आज की तारीख में पूरे देश के अंदर प्रचारित किया जा रहा है। दूसरा बात ये है, इतिहास के लोगों को पता है कि औरंगजेब के ही शासन काल में सबसे ज्यादा हिंदू जागीरदार और जमींदार थे। जाट और सवार जिनको कहा जाता है, जो मुगल साम्राज्य के सबसे उच्च पदाधिकारी थे, वो औरंगजेब के ही शासन काल में थे। तो साथियों, इतिहास के तथ्यों को लगातार तोड़ मरोड़ के पेश करना और एक पूरे समुदाय को देशद्रोही बताना आज की तारीख में कुछ लोगों के लिए राजनीतिक ध्रुवीकरण का एक मसला हो गया, एक मुद्दा हो गया। इसको रोकने की जरूरत है, इसको रोकने की जरूरत है। दिल्ली विश्वविद्यालय में टूटा के अंदर हम लोग काम करते हुए, ट्रेड यूनियन के अंदर काम करते हुए लगातार इन मसलों के ऊपर जो लोग इस तरह का प्रचार अभियान चला रहे हैं उनके खिलाफ हम लोग लगातार प्रचार अभियान कर रहे हैं, उनके खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, उनको तथ्यों की जानकारी दे रहे हैं। और हमारे लोगों को भी देखिए साथियों, ये हमला बहुत हद तक वैचारिक है, बहुत हद तक वैचारिक है। विचारों को समझना पड़ेगा। जो हमले के मुख्य मुद्दे हैं उन मुद्दों का करारा जवाब देना होगा इतिहास के पन्नों से उठा के। तभी आप इस मामले में सही लड़ाई लड़ सकते हैं, तभी आप आगे अपने आंदोलन को लेके जा सकते हैं। दूसरा बात है, इस देश में राष्ट्रभक्त कौन है और राष्ट्रद्रोही कौन है? भाई, जिन लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में बिल्कुल भागीदारी नहीं की, मैं नाम नहीं लूंगा, हमारे वकील साहब हैं, नाम नहीं लूंगा, लेकिन जिन लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में कहीं पे कोई संघर्ष नहीं किया, आम तौर पे जब जेल गए तो अपने ही साथियों का नाम बता के वापस आ गए। ये मैं कोई नहीं कह रहा हूं। एक पार्टी के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बजाबता पार्लियामेंट के अंदर ये बात कबूल की कि उन्होंने अपने ही साथियों का नाम बता के वो जेल से छूट के आ गए। ऐसे ही अंडमान निकोबार जेल के अंदर ऐसे ही कई सारे संगठनों के दिग्गज नेता वहां जेल गए थे और उन्होंने अपने साथियों का नाम बताया, वापस आकर कभी स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सेदारी नहीं की। अरे भाई, इस देश के मुसलमानों को, इस देश के जो शांति परस्त लोग हैं, इस देश की जो एकता और अखंडता में विश्वास करने वाले लोग हैं, उन तमाम लोगों को अगर आप देशद्रोही बताओगे तो इस देश में देशभक्त बचेगा कौन? कौन देशभक्त बचेगा? वही 2-4 लोग। अरे भाई, देश तो बनता है जनता से, देश किसी व्यक्ति का नहीं है।
इस देश में रहने वाले तमाम धर्मनिरपेक्ष लोगों का ये देश है। अगर हिम्मत है तो भारत का संविधान बदल दो। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया वो संविधान एक सेकुलर संविधान है, धर्मनिरपेक्ष संविधान है। उस संविधान को बदल दो। अगर आप चाहते हैं कि 2020 में कुछ और तरह का देश बने तो उस संविधान को बदलने की जरूरत है। वो हिम्मत नहीं है, उसके लिए तैयार नहीं है, वो नहीं करेंगे। लेकिन धीरे धीरे अलग अलग मसलों को छेड़कर अलग अलग तरीके से सांप्रदायिक तनाव बनाने की कोशिश हो रही। अरे भाई, ये गाय का मसला क्या है? क्या है भाई? आप लोगों के खाने पीने पे भी प्रतिबंध लगा दोगे। मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या पहनूंगा, मेरा ड्रेस होगा कि नहीं, मैं दाढ़ी रखूंगा कि नहीं, मैं दाढ़ी नहीं रखूंगा, मैं क्लीन सेव रहूंगा, मेरे बाल कितने लंबे होंगे, तमाम चीजों पे अगर प्रतिबंध लगा दिया गया तो इस देश में क्या लोकतंत्र बचे? लोकतंत्र तो इसी आजादी का नाम है, इसी स्वतंत्रता का नाम है कि मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या पहनूंगा, मेरा ड्रेस क्या होगा, मेरी दाढ़ी होगी नहीं होगी, मैं क्लीन सेव रहूंगा कैसा रहूंगा, ये मैं खुद तय करूंगा। साथियों, यही सवाल है इन मसलों पे। एक गाय का मसला दिल्ली विश्वविद्यालय में बड़ा तेजी से अभी आया है। ऐसा लगता है कि लोगों के खाने पीने की चीजें बतानी पड़ेगी, उनकी लिस्ट आएगी। लड्डू खाओ बनारस का, पेड़ा खाओ सिकंदराबाद का, फला चीज फला जगह का, क्योंकि उनके बनाने वाले उनके लोग अपने होंगे। अरे भाई, व्यापार है कुछ वस्तुओं का। आपको मालूम है मुजफ्फरनगर दंगे का जो मुख्य अभियुक्त है विधायक का संगीत सोम, उसका इंटरनेशनल मीट व्यापार का वो सबसे बड़ा व्यापारियों में से एक है। भारतीय जनता पार्टी से आता है। इंटरनेशनल मीट व्यापार का सबसे बड़ा व्यापारी है वो। साथियों, किसको पढ़ाने की कोशिश हो रही है? अभी हमारे ट्रेड यूनियन के अंदर मसला आया। आपको बताऊं, आडवाणी साहब की एक बेटी की शादी एक मुस्लिम से हुई है। ठीक है, मैं इनके नेताओं के नाम बता दूं, 6-7 के नाम अभी बता दूंगा, जिनकी बड़े नेताओं के मुरली मनोहर जोशी की बड़े नेता है, उनकी बेटी की शादी किससे हुई है? तो साथियों, ये सब जो सांप्रदायिक तनाव बनाने की कोशिश हो रही है, दरअसल वो आम जनता को विभाजित करने का कोशिश कुछ खास तरह के संगठन और कुछ खास तरह के लोग कर रहे हैं। जरूरत क्या है? जरूरत ये है अपनी एकता बनाने की, इस देश के धर्मनिरपेक्ष शक्तियों की एकता बनाने की, इस देश के मजदूर वर्ग की एकता बनाने की, इस देश के तमाम अमन पसंद लोगों की एकता बनाने की जरूरत आज की तारीख में इस देश का इंटेलेक्चुअल महसूस करता है, इस देश का आम नागरिक महसूस करता है, इस देश का हर वर्ग का नागरिक महसूस करता है। तो साथियों, आप सबसे इतनी गुजारिश है, बहुत पता है, नहीं तो मैं इतिहास के बहुत सारे प्रसंग आपको बताता, बहुत सारे प्रसंग आपको बताता, उन घटनाओं का बारीकी से जिक्र करता जिन घटनाओं के बारे में कहा जाता है कि उसके लिए फला मुस्लिम बादशाह जिम्मेवार था। एक लास्ट टिप्पणी करूंगा। आपको पता है कि इस देश में हिंदुओं ने बौद्धों को और जैनियों को जितना कत्लेआम किया है, 5 साल के अंदर, 5 साल के शासनकाल में पुष्यमित्र शुंग, नाम सुना होगा कुछ, किसी ने इतिहास पढ़ा हो तो, पुष्यमित्र शुंग नाम का मुगल मौर्य वंश के बाद अगला शासक था। पुष्यमित्र शुंग नाम का एक हिंदू बादशाह था। उसने बौद्ध भिक्षुओं की हत्या करने के लिए 9,999 कर्षपाण का इनाम रखा था। कहा कि एक बौद्ध भिक्षु का सर लेके आओगे तो 9,999 कर्षपाण, वो सोने की मुद्रा थी, उतना पैसा देंगे। मैं कोई अपनी तरफ से ये बात नहीं कर रहा हूँ, ये इतिहास की बात है। तो इस देश के अंदर 5 साल में जितना पुष्यमित्र शुंग के समय में कत्लेआम हुआ था, अगर पूरा सल्तनत काल को जोड़ ले, पूरा मुगल काल को जोड़ ले और तमाम तरह के हिंदू मुसलमान के बीच में छोटे मोटे संघर्षों को जोड़ ले, मुश्किल से 1000-1500 लोगों की हत्याएं हुई होंगी।
जिसको आप इतना बढ़ा चढ़ा के, इतनी बड़ी घटना, इतनी बड़ी बात कि उसी से देशभक्ति, उसी से राष्ट्रभक्ति, उसी से सब कुछ परिभाषित होने लगा। ये परिभाषा किसकी है? इस परिभाषा को बदल डालो, इस राजनीति को बदल डालो, इस परिभाषा को बदल डालो, इस राजनीति को बदल डालो। अरे भाई, वो बदलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हम तमाम इस देश के अमन पसंद लोगों की एकता करने के लिए तैयार हैं। हम उनको शामिल करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इस देश में धर्मनिरपेक्षता आगे बढ़ेगी। धन्यवाद साथियों। इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर साहब ने बहुत ही तफसील से इस सरकार के चेहरे को